लाइव है ना। तो इसमें इतने लोग देने वाले हो, कब है पेपर? कब है? 24 मई को है। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट हो चुके हैं अपने। इसमें से आज हम आप फिर से, जैसे प्री श्योर की बात हो रही कि प्री में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं और उनसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, उनके बारे में हमको आपको देखना है। और आज की जो क्लास होगी, हम आप ज्योग्राफी की क्लास या भूगोल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होगी फिर इन्वायरमेंट की कर लेंगे, तो 2 सेगमेंट पूरा का पूरा हो जाएगा। अब इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे आपको क्या है, नोट नहीं बनाना है। पहली चीज़, जो ट्रेडिशनल क्लास में नोट बनते हैं वो नोट नहीं बनाना है। आपको समझने पे पूरा ध्यान लगाना है। कोई चीज़ अगर मैं बोलूँगा कि इसको साइड में लिख लो, अलग से थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना, या दूसरे सब्जेक्ट से कोई चीज़ लिंक कर रहा है, कोई मैं हिंट दूंगा तो उसको कर लेना आप लोग। ये चीज़ विशेष करके करना कि आप जैसे चाहे आप एक नोट में ऐसे कर लो या A4 शीट के पेपर पे रखना। आज की क्लास का एक A4 शीट पेपर रखना, और जैसे मैं बोलूँगा कि अभी मान लो कोई टॉपिक शुरू करूँगा, तो ये चीज़ें दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या यहाँ पर इसका लिंक है, तो उसको आपको देखना रहेगा। जितनी भी क्लास डेली होगी उसका आपको क्या है, प्रिंट मिल जाया करेगा, क्लास में मिल जाएगा। अभी आपको प्रिंट मिल जाएगा। तो एक क्लास जो होगी इसका प्रिंट मिल जाना है, तो आपको नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कोई भी क्लास करेंगे तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, उसके साथ साथ उसमें कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, PYQ आया है, ये रहेगा। और उसी के आधार पे कुछ MCQ भी हम आप कर लिया करेंगे कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो ये अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं, जैसे थोड़ा से ट्रेंड की बात करके तब हम आएंगे ज्योग्राफी वाले पार्ट पे। जैसे 2013 से 2025 कब तक का है ये? 2013 से 25 तक का है। यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो ये पूरा ट्रेंड है 2013 से 2025 तक का। कितने साल का है ये? लगभग भाई 5 साल उधर हो गए और इधर कितने हो गए? 7, लगभग 12 साल का है। वैसे 10 साल सफिशियंट होता है, लेकिन अपने पास ये 12 साल का है। अब इसमें से अलग अलग दिया हुआ है हमको, आपको कहाँ का देखना है? यहाँ भूगोल वाला पार्ट देखना है और पर्यावरण वाला देखना है। लेकिन अभी हम आप भूगोल की क्लास कर रहे हैं तो पहले भूगोल को देखेंगे, फिर उसके बाद पर्यावरण को देख लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो आप कि जो हम आप सब्जेक्ट स्टार्ट करने चल रहे हैं, 2013 में कितने प्रश्न आए? 100 में से कितने आए थे? 14 थे। फिर कितने थे? 10 थे। फिर कितना है? 11। आगे बढ़ते जाओ, 14 में 10, फिर 15 में 11, 2016 में 4 प्रश्न आए, बहुत कम प्रश्न आए हैं। फिर उसके बाद आप देखो 2017 में 7 प्रश्न हैं। फिर उसके बाद 18 में फिर से एक बार 4 आए, फिर 19 में 7 आए, फिर 20 में 5 आए, फिर 21 में 5 आए, फिर उसके बाद 22 में 12 आए, फिर उसके बाद 10 आए 23 में, फिर उसके बाद 24 में कितने आए? 17 आए, फिर उसके बाद 25 में 9 आए। 24 वाले प्री को देखने के बाद, प्री का पेपर देखने के बाद एक चीज़ बोला जा रहा था कि किसी ने अगर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट प्लस दूसरी तरफ पॉलिटी और IR का पार्ट अच्छे से किया था तो उसका हो जाएगा। लेकिन आप कभी ये सोच कर नहीं चलेंगे किसी बार हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आ गया तो हुआ। लक उन्हीं का है कि जिन्होंने पढ़ा था। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल भूगोल और इन्वायरमेंट या पॉलिटी ही पढ़ के गया होगा, सारे पढ़ के गए होंगे। कहने का मतलब ये कि जिसका ये पार्ट स्ट्रांग था, जिसका बेहतर था, उनका प्री आसानी से निकल गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार। अब देखो फिर से 9, तो एवरेज कितने क्वेश्चन हो रहे हैं भूगोल में? एवरेज कितने हो रहे हैं? लगभग 8 से 10 के बीच में ज्योग्राफी से हो रहे हैं। अब क्या है ना, जैसे क्वेश्चन ये कम क्यों आपको लग रहे हैं 8 से 10? बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं, करंट से लिंक हो जा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन क्या हैं, IR या जियोपॉलिटिक्स से लिंक हो जा रहे हैं। तो ये चीज देखने को मिल रही। अच्छा, इसी से दूसरा सब्जेक्ट है रिलेटेड, कौन सा? पर्यावरण। अब इसमें कृषि को भी जोड़ दिया गया है थोड़ा से, क्योंकि कृषि में 2 चीजें आएंगी, जैसे जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, मौसम वहाँ का कैसा है, ये सब पढ़ते हैं, तापमान, ये सारी चीज़ें प्रकार कृषि के, वो सब आएगा भूगोल में। जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी, उसका किसान के द्वारा बेचना, उसमें आने वाली समस्याएं, MSP, या आप देखोगे किसान बीमा योजना, ये सब जो इस तरह की चीज़ें आएंगी वो किसका पार्ट है? इकोनॉमी वाले पार्ट का भाग है। लेकिन कृषि के क्वेश्चन को अगर अलग कर दिया जाए तो अपने आप में ये 5, 6, 7 क्वेश्चन हर बार रहने लगे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आज भी हम लगभग 50% से ज़्यादा हमारे देश की जो जनसंख्या है संलग्न किस में है? कृषि में है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो इसमें 13 में 22 प्रश्न, ध्यान समझना। 13 में कितने प्रश्न आए हैं? 22। फिर उसके बाद देखो 2014 में 36। एनवायरमेंट पढ़ना शुरू कर दिया था लोगों ने, याद है कि नहीं?
2014 वाला पेपर मोदी जी आए और उसके बाद क्या हुआ, यहां 36, मतलब लोगों ने सोचा कि इन्वायरमेंट ही पढ़ना है अब। फिर उसके बाद आप देखोगे 15 में 26, फिर उसके बाद 16 में 26, फिर 17 में 19, सब कम हुआ, फिर 18 में 26 तो 16, फिर उसके बाद देखोगे 19 में 23, फिर 20 में 23, फिर 21 में 27, फिर उसके बाद 22 में आप देखोगे 31, फिर उसके बाद 22, फिर उसके बाद 24 में 16, फिर उसके बाद 25 में 24। अब यहां पर ध्यान देना है, मैंने फिर से बताया है किसको जोड़ दिया है इसके साथ, कृषि वाले को जोड़ दिया है, इसलिए इतना ज्यादा लग रहा है, कृषि वाले को जोड़ दिया है। नहीं तो इसका एवरेज अगर आप देखोगे तो लगभग 15 आएगा। इसका एवरेज कितना आता है 15, और इसका एवरेज लगभग कितना आएगा 10 आएगा, मतलब 25 प्रश्न 100 में से कितने 25 प्रश्न एवरेज मान लो, तो आपके 100 में से 25% इन दो सब्जेक्ट से हो रहे हैं। अब मैंने कृषि को फिर से नहीं बोला क्योंकि आप भूगोल और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो उसी में क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर वाला पार्ट आ जाएगा। अब आप खुद सोचो कि आप 100 प्रश्न करने जा रहे हो, 100 प्रश्न में से 2 ऐसे विषय हैं जो अकेले 25% का शेयर रख रहे हैं, कई बार कम हुए तो 20% हुए बस, तो आप ये मान के चलना कि 20% से नीचे इनका शेयर किसी हाल में नहीं जाना है, 20% से नीचे नहीं जाना है, और 20 से ऊपर जा सकता है, और कई बार आप देखोगे तो ये 30 तक चला जाता है। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो इनका शेयर कितना चला जाएगा, 30% तक चला जाएगा। तो एवरेज हम 25 मान के चल रहे हैं। 100 में से टोटल 20 से 25 प्रश्न कहाँ के, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के रहने वाले हैं। अब इसमें से जो पहली क्लास है हम आप भूगोल की करने चल रहे हैं। भूगोल को सबसे पहले देख लेते हैं, सेक्शन में कौन कौन से पार्ट हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, तो इसको अगर हम आप सेक्शन में डिवाइड करेंगे, जैसे भूगोल को कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाता है यूपीएससी में, तो जो सबसे पहला पार्ट है जहां से प्रश्न जो है कम आते हैं, लेकिन हमको आपको उसको भी देखना है, क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान। कौन सा पार्ट है, ब्रह्मांड विज्ञान, एक ये पार्ट है। फिर दूसरा हमको आपको कौन सा मिलेगा, भौतिक भूगोल का पार्ट मिलेगा। कौन सा मिलेगा, भौतिक भूगोल, ये वाला पार्ट मिलेगा। और इसी में हमको आपको भू आकृति विज्ञान, कौन सा पार्ट मिलने वाला है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, और उसके बाद हमको आपको मिलेगा इसमें कौन सा, समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। फिर उसके बाद हम आप देखते हैं कौन सा पार्ट है, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और उसके बाद हम आप सीधे सीधे आ जाते हैं मानचित्रण पर। किस पे आ जाते हैं, मानचित्रण पर, मैपिंग बोलेंगे इसको। अब मानचित्रण हमको आपको किस तरह से देखना होगा, 2 प्रकार से, विश्व का और किसका, भारत का। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें से हमने आपने किसको गायब कर दिया, विश्व भूगोल को। विश्व भूगोल गायब नहीं हुआ है, जो यहां पे फिजिकल चीजें पढ़ेंगे उन्हीं से रिलेटेड मैपिंग में हमको आपको प्रश्न मिलेंगे। जो यहां पर हम आप फिजिकल, जैसे किसी पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, नदी के बारे में, कहीं की जलवायु के बारे में, जलवायु प्रदेश के बारे में, या कहीं पर हम आप समुद्र में तापमान के बारे में, लवणता के बारे में कुछ भी पढ़ेंगे, अगर वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लोकेशन, अवस्थिति, ये सब पूछा जा रहा है, उसके बेसिन के बारे में, कहीं किसी नदी का बेसिन पूछा जा रहा है, जंगल का या वन का, तो वो सब यहां तो हम आप इसके मौलिक चीजों को देखेंगे, और यहां लिंक करके किससे आ जाएगा, विश्व भूगोल में भी देखेंगे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। सेम ही चीज भारत वाले पे अप्लाई करते हैं। तो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो, मानचित्रण। सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में भूगोल वाले पार्ट में कहां से प्रश्न आने शुरू हुए हैं, मानचित्रण से, मैपिंग से आने शुरू किए हैं, हुए हैं प्रश्न। अब मैपिंग वाले प्रश्न में सबसे अच्छी बात क्या होती है, 2-3 चीजें हैं। अगर जिसने सामान्य चीजों को अच्छे से पढ़ा है और उसके साथ साथ अगर वो करंट से अपडेटेड है, तो मैपिंग के प्रश्न उसके गलत नहीं होते। हम आगे देखेंगे भी कैसे प्रश्न आए हैं। मैपिंग वाला पार्ट जो है वो पूरा नंबर देकर चला जाता है, पूरा का पूरा नंबर देकर चला जाएगा। अब इसमें एक पार्ट है ब्रह्मांड विज्ञान। अगर इसमें काफी मैंने पीछे का अभी निकलवाया है, कल की क्लास में भी मिल जाएंगे सारे प्रश्न आपको, आज भी मिलेंगे कुछ। लगभग मान के चलो कि 1995 के बाद से लेके और 2025 तक कितने साल हो गए, 1995 से 2025 तक कितने हो गए, 30, इसने 20 के करीब। अब इसमें से लगभग हमको आपको 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे टोटल। कितने, 20 से 25 प्रश्न मिलेंगे जो अभी तक यूपीएससी ने पूछा हुआ है। क्या किया है, पूछा हुआ है। अब देखो क्या है, एनसीईआरटी अगर आप देखोगे नई वाली, तो उसमें से
ब्रह्मांड के बारे में ज्यादातर चीजें क्या है, जैसे जो ग्रह हैं इनके सबके बारे में हटा दिया है, क्षुद्र ग्रह क्या हैं, कॉमेट क्या हैं, इनके सबके बारे में वो चैप्टर पूरा हटा दिया है। लेकिन उसमें आप देखोगे एक चैप्टर है पृथ्वी की उत्पत्ति करके, क्या है, पृथ्वी की। इसका मतलब वो कंसंट्रेशन कहां उनका चला गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति पर। अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे जैसे प्रीवियस ईयर का जो है 2025 का प्रश्न देखोगे तो अक्षांश देशांतर टॉपिक था, उससे प्रश्न नहीं आ रहे थे, लोगों ने उसको पढ़ना बंद कर दिया था, बिल्कुल मतलब पढ़ते ही नहीं थे। उनको लगता था कि ये वाला सेक्शन अब नहीं पूछा जाता है, पहले कभी पूछा जाता था, अब ये आउटडेटेड हो चुका है। 3 प्रश्न आए टोटल, कितने आए, 100 में से 3 प्रश्न आए। तो उन्होंने ये नहीं बताया है कि हम इस पार्ट से प्रश्न नहीं पूछेंगे, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज कि जो अपना सिलेबस है भूगोल में थोड़ा सा पार्ट किसका आता है, ब्रह्मांड विज्ञान का। सिंपल सी बात है, हम अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं और जब तक हम अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति देखने जाते हैं तो वहां और चीजें मिलती हैं। पृथ्वी का एक घर मिलता है और पृथ्वी के घर सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं और भी वहां पर बहुत सारे सौरमंडलीय पिंड हैं, जिसमें से क्षुद्र ग्रह हो गए, जिसमें से क्षुद्र ग्रह पेटी हो गई, बौने ग्रह हो गए, कूपर बेल्ट हो गई या कॉमेट हो गए, ये सब चीजें हो गई, उल्का हो गए, उल्का पिंड हो गए, वहीं पर सूर्य है। इनके सबके बारे में भी हमको आपको जानना समझना पड़ता है। तो आज की जो क्लास हम आप शुरू करेंगे ब्रह्मांड विज्ञान वाले पार्ट से शुरू करने वाले हैं। अब इसमें हमको आपको देखना है 2017 में भी प्रश्न आया है, 23 में भी प्रश्न आया, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रश्न कैसे आ रहा है उसको समझना भी है। जो इस वाले पार्ट से प्रश्न आ रहा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक करके आ जा रहा है। किससे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक करके आ रहा है ब्रह्मांड विज्ञान का। अब इसमें अगर हम आप देखें, फिर से आगे चलते हैं ब्रह्मांड विज्ञान वाले पार्ट में, तो इसमें हमको आपको क्या क्या करना है, अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो भूगोल वाले से रिलेटेड आपको मैं सारी चीजें क्लास में करा दूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें बताने चल रहा हूं, उनको भी नोट कर लेना। सबसे पहला काम, जैसे ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में 2 चीजें आती हैं, एक आता है परंपरागत, एक आता है करंट से रिलेटेड। अब जैसे आपको ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, आकाशगंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत पहले वाले थे जो क्लासिकल कह सकते हो थ्योरी, कुछ है मॉडर्न थ्योरी। से बिग बैंग क्या है, मॉडर्न थ्योरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें से सबसे ज्यादा किससे प्रश्न पूछा जा रहा है, बिग बैंग से पूछे जाने की संभावना है। लेकिन हमको आपको यह भी समझना है कि और भी जो सिद्धांत हैं उनके प्रतिपादक कौन थे। हो सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित क्या करें, 4 यहां पर सिद्धांत दे दें और उनके प्रतिपादक दे दें, सुमेलित कीजिए मैच द फॉलोइंग में, आ सकता है ऐसा कि नहीं, ये भी आ सकता है। तो ये तो हमको आपको देखना है। फिर उसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति, उससे रिलेटेड सिद्धांत, जो भी मैंने पहले बताया कि सौर मंडल के बारे में जितनी भी हमारे पास परंपरागत चीजें हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, समझ रहे हैं कि नहीं, दिन और रात का होना, पृथ्वी की गतियां, 2 तरह की गतियां हैं, ये सब सारी चीजें हमको आपको वहां पर देखनी है। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल पार्ट। इसमें से पृथ्वी वाले पार्ट में चलेंगे, पृथ्वी की गतियां जो है उसमें आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे, जहां से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना होती, यहां से भी सकते हैं लेकिन दूसरे वाले पार्ट से। तो यहां पर हम 2 तरह से चीजें बना रहे हैं, एक है परंपरागत और एक कैसा है, समसामयिक घटनाएं। अब यहां पर देखते हैं क्या हो सकता है। ये वाला क्लियर है, ये वाला जैसे हमने आपने क्लास में पढ़ा था 2 जो चीजें, अभी हम आप देखेंगे ये वाला। अब इसमें क्या है, इसको लिंक कर दिया जाता है साइंस एंड टेक से। अब आपको एक काम करना है, मैं बोल रहा हूं सभी लोगों को एक एक चीज नोट करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी सौर मंडलीय पिंड हैं, ध्यान समझना, जितने भी सौर मंडलीय पिंड हैं उसमें सबसे बड़ा कौन है, सन है, सूरज है। फिर उसके बाद जो भी हमारे ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं या जो क्षुद्र ग्रह हैं, उनके लिए भारत सहित विश्व की जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं, जैसे नासा है, कनाडा की स्पेस एजेंसी है, ईएसए है, जापान की स्पेस एजेंसी है, रूस की है, चीन की है, ये सब कुछ प्रमुख 6-7 एजेंसी हैं। इन्होंने कौन कौन से प्रमुख मिशन किए हैं, अब आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जैसे मून पे भी मिशन भेजा गया, आर्टेमिस सेकंड, तो चंद्रमा पे पहला मिशन, ध्यान समझना, चंद्रमा पे पहला मिशन किस देश ने किया, उसका क्या नाम था, और उससे कुछ पता चला तो ठीक। और लेटेस्ट के 2-3 मिशन हमको आपको पता होना चाहिए। अब जैसे नाम से हमको आपको पता होना चाहिए, अपोलो नाम से ज्यादातर जो मिशन है, ध्यान समझना, अपोलो नाम से ज्यादातर जो मिशन है किसके हैं, अमेरिका के हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे लूना,
रूस की भाषा में लूना मतलब चंद्रमा होता है। लूना नाम से जितने मिशन होंगे वो रूस के होंगे। चांग मतलब चंद्रमा, किसका है? चीन का है। चांग मतलब मैंडारिन चाइनीज में चांग मतलब चंद्रमा होता है। हमारे यहां नाम ही है चंद्रयान। तो इनकी एक कुछ नहीं, एक कम से कम आपके पास प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए। अगर वहां से कोई चीज, जैसे कोई विशेष चीज हुई है, अब ये नहीं कि आप नोट बनाने लगना, नाम लिखो, ईयर लिख लो, स्पेस एजेंसी देश का नाम लिख लो, कुछ उससे प्रमुख चीज पता चली, कोई विशेषता उसकी रही कि अच्छा इससे पता चला यहां से कोई सैंपल लाया गया, यहां से रेगोलिथ, जो स्पेस से मिट्टी लाते हैं, सॉइल लाते हैं, उसको रेगोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगोलिथ बोलते हैं। लाई गई तो उसको हमको आपको देखना रहेगा। इसी तरीके से सोलर पार्कर मिशन है, आदित्य L1 है। ऐसे सूर्य के लिए कौन कौन से मिशन किए गए हैं, किन किन देशों ने किया है, और भारत का कौन सा है? आदित्य L1। तो इसमें जितने भी मिशन हैं सौर मंडल और उसके बियॉन्ड प्रमुख, ऐसे तो बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन आप उनकी, जैसे कोई ग्रह लिखो, आप ऐसे सबसे अच्छा बना लेना। मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये 1 घंटे का काम रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं। आपने मान लो ऐसे सन बनाया, ये सन बनाया, अब इसके नीचे क्या करो ना, कुछ ऐसे करके जितने मिशन किए गए हैं 1 2 3 ऐसे करके लिख लो। मिशन का नाम लिखो, आगे अगर कोई विशेषता है बॉक्स में लिख दो, आगे कोई विशेषता है बॉक्स में लिख दो, बस। ये सबसे सिंपल है। आपके कहां पर मदद करेगा? प्री वाले पार्ट में। सन को आपने पढ़ लिया, ऑलरेडी सभी लोग क्लास में पढ़े हो, लेकिन इससे रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी आपके पास क्या आ गई कि पहला मिशन कौन था, सबको वही, और लेटेस्ट कौन कौन से हैं, और उसमें अगर इंडिया है, भारत है, तो उसको अच्छे से देखना है। ऐसे ही बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ऐसे करते हुए आप चले जाओ, सरसरी निगाह से देखते चले जाओ, इंटरनेट पे सारी जानकारी उपलब्ध है। आप इसको एक A4 शीट पे बना के रख लेना, कुछ नहीं करना है, उसको देखते रहना कि अच्छा ये मिशन है, 2-3 दिन देखोगे क्लियर रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। अब उसके बाद हम आते हैं कि कुछ ऐसे टर्म हैं, हम फिर से बता रहे हैं, ब्रह्मांड विज्ञान में एक एक चीज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा छोटा ग्रह है, कौन सा बड़ा ग्रह है। हम आप थोड़ा से एडवांस लेवल पे चल के चीजों को समझते हैं, क्योंकि यहां पर बैठे हुए ज्यादातर लोग जो हो, या जो देख भी रहे हैं, ज्यादातर सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में क्या है, पढ़ चुके हैं। रिवीजन वाले मोड पे चलना है। तो अब इसमें हमको क्या है, हमको ये देखते हुए चलना है ब्रह्मांड वाले पार्ट में कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको समझना है। अगर उनसे रिलेटेड कोई चीज न्यूज में होंगी, सुर्खियों में होंगी, तो उनसे रिलेटेड मैं नीचे आपको लिंक कर दूंगा कि ये चीजें 2024 से या 25 या 2025 के दौरान ये चीजें चर्चा में थी, इनके बारे में हमको आपको समझना है। जैसे बेनू नाम का क्षुद्र ग्रह, जिसपे पानी मिलने की संभावना है, किसके? पानी मिलने की संभावना है, उस पर ज्यादा खोज चल रही है, तो उस तरह की चीजों को देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहली बात आती है ब्रह्मांड की। अब ब्रह्मांड की जब भी बात आएगी ना, 2 सिद्धांत याद करो आपको, भू केंद्रिक और सूर्य केंद्रिक, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? किसने दिया था भू केंद्रिक सिद्धांत? भू केंद्रिक टॉलमी ने दिया था क्या? सिंपल सा, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सारे आकाशीय पिंड किसके चक्कर लगा रहे हैं? किसके? चारों तरफ पृथ्वी के। भू केंद्रिक था। ये लगभग 1543 तक चलता रहा। उसके बाद निकोलस कॉपरनिकस आया, उसने क्या किया, बोला सूर्य केंद्र में है, सारे पिंड उसके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, एडविन हब्बल आया, और भी वैज्ञानिक आएंगे, फिर गैलीलियो पहले ही आ जाएगा। ये सब क्या करेंगे, ये सब धीरे धीरे ये चीज बता देंगे कि सूर्य भी केंद्र में नहीं है। उसी को थोड़ा सा क्या किया, अपडेट कर दिया, किसके? कॉपरनिकस के सिद्धांत को। सूर्य भी केंद्र में नहीं है, क्योंकि सूर्य आकाश गंगा जो हमारी मिल्की वे उसके ही किनारे पर है, तो सूर्य भी केंद्र में नहीं। ऐसे करके ये 2 सिद्धांत हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है दोनों सिद्धांतों से रिलेटेड कि इन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कि ये बहुत ही परंपरागत प्रश्न बन सकता है अगर वो पूछ लिए तो। ऐसे करके मान लो भू केंद्रिक, सूर्य केंद्रिक सिद्धांत दे दिया, या और भी कुछ कोई सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी दे दी, ऐसे करके 3-4 सिद्धांतों के नाम दे दिया, या निहारिका परिकल्पना दे दी, और उनके प्रतिपादक कौन कौन थे, या इनमें क्या क्या बताया गया था, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हमको आपको पता है ब्रह्मांड के बारे में, हम आप पढ़ चुके हैं। ब्रह्मांड का मतलब मैंने बताया था आपसे, कभी भी बियॉन्ड नहीं, सो एवरीथिंग, जितना है सब कुछ क्या है, ब्रह्मांड है। जो है, जितनी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है, ब्रह्मांड है। स्थान, समय, पदार्थ, ऊर्जा, सब कुछ आ गया क्या इसमें? स्थान, समय, पदार्थ, ऊर्जा, ये सारी चीजें कहां पर आ गई, ब्रह्मांड के अंदर। इधर इनके नाम दिए हुए हैं, क्या क्या इसमें शामिल है, आकाश गंगाएं शामिल हैं, नेबुला है इसमें, तारे हैं इसमें, फिर इसी में हमको आपको ब्लैक होल मिलेंगे, इसी में न्यूट्रॉन स्टार मिलेंगे,
इसी में जीवाश्म तारे मिलेंगे। ये सारी चीजें मिलती हैं क्या, व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, ये सारी चीजें यहां पर नाम दिया है। लेकिन आपको नाम से अच्छा 2-3 चीजें, स्थान, समय, पदार्थ और ऊर्जा, ये क्या है, ये ब्रह्मांड, ये सब कुछ का योग है। अब इसके प्रमुख घटक यहां पर मैंने दिखाया है। आकाशगंगा, आकाशगंगाएं क्या है, तारों का समूह है क्या, सिर्फ तारों का समूह नहीं है। आकाशगंगाएं सिर्फ तारों का समूह नहीं है। धूल, गैस, क्या क्या है, धूल, गैस, प्लस धूल और गैस के जो बादल हैं धीमी गति से घूम रहे हैं, जिनको नेबुला या निहारिका बोला जाता है, वो, प्लस जो तारे बन चुके हैं वो, और उसी या उन्हीं आकाशगंगाओं में कुछ में हमको आपको ब्लैक होल भी देखने को मिलते हैं क्या, ब्लैक होल भी हैं, और हमको आपको उसी में न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर स्टार भी देखने को मिलते हैं क्या, वो भी हैं। फिर अगर हम आप देखेंगे जो छोटे तारे हैं उसमें से आप देखोगे तो हमको आपको व्हाइट ड्वार्फ, श्वेत वामन तारा, ब्लैक ड्वार्फ और जीवाश्म तारे देखने को मिलते हैं क्या, इतनी चीजें हैं। तो ये कभी नहीं कहना है कि तारों के समूह, कभी आ जाए सिर्फ तारों का समूह नहीं है, तारों के साथ साथ इतनी चीजें हैं कि तारों के जन्म से लेके उनके मरने तक की कहानी, या तारों के निर्माण से लेके उनके डिस्ट्रॉय होने तक की कहानी में जितनी चीजें शामिल हैं, सब किसके भाग हैं, किसके भाग हैं, आकाशगंगाओं के, उन्हीं से मिलकर आकाशगंगाएं बनी हैं। अब इसमें नाम, जैसे हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है, वो आसमान में जब स्वच्छ आकाश होता है देखने पे एक पैटर्न दिखाई देता है, एक प्रतिरूप दिखाई देता है, व्हाइटनिंग होती है, उसी को बोला जाता है। अब इसमें प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। फिर से आकाशगंगा नहीं पूछेंगे क्या है, आकाशगंगा की क्या पूछ सकते हैं, प्रकार पूछ सकते हैं। अगर पूछ सकते हैं प्री में कि आकाशगंगा के प्रकार, वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन यहां पर हमको आपको 4 प्रकार देखने हैं। सामान्यतः हर जगह आप देखोगे किताबों में कहीं पर 4। अब इसको किसने, एडविन हब्बल ने, वही हब्बल है जिनके नाम पे टेलीस्कोप, जिनके नाम पे टेलीस्कोप सबसे बड़ा था। फिर उसके स्थान किसने ले लिया है, अभी सबसे बड़ी अंतरिक्ष में दूरबीन कौन सी है, टेलीस्कोप कौन सा है, कौन सा है, जेम्स वेब है, और उससे पहले कौन सा था, हब्बल। तुरंत लिख लो, ऐसी चीजें तुरंत नोट कर लिया करो। सबसे पहले अगर आप देखोगे पहले नंबर पे पहले कौन था, इन्हीं के नाम पे था, हब्बल टेलीस्कोप, तुरंत लिख लो, हब्बल टेलीस्कोप। और इसका सक्सेसर या उत्तराधिकारी कौन बन गया, कौन बन गया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, तुरंत लिख लेना, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये अंतरिक्ष की सबसे बड़ी दूरबीन है क्या, अंतरिक्ष में स्थापित सबसे बड़ी दूरबीन है क्या। अब आज जाके केवल एक काम कर लेना, जेम्स वेब टेलीस्कोप में कितने देशों की स्पेस एजेंसी शामिल हैं, या कितने देश शामिल हैं इसके संचालन में। तो यहां पर आपके लिए एक है शामिल देश, क्या है, शामिल देश कौन कौन है इसमें, एक तो नासा आ ही जाएगा, और कौन कौन सहयोगी है इसमें, इतना देख लेना। ऐसे प्रश्न बन सकते हैं क्या कि जेम्स वेब टेलीस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी स्पेस एजेंसी या कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी शामिल नहीं है या संचालन में, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 प्रकार बताए। अब उसमें से जो सबसे पहला है वो है सर्पिल या स्पाइरल। स्पाइरल तो समझते हैं ना, ये स्पाइरल नोट लेते हो, ये इस तरह से कुछ ऐसे करके, इसी को क्या बोलेंगे, स्पाइरल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्पिल। अब इस तरह की जो आकाशगंगाएं, कैसे इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, भाई डिस्क की तरह है क्या, जो स्पाइरल लगा है ये डिस्क की तरह है क्या। अगर आप इसको देखो, ये नोट में ये लगा हुआ है, ये आकार में बहुत छोटा है, भी इसी को बड़ा कर दें, घूमा हुआ है क्या, ऐसे ऐसे ये ऐसे पूरा घूमा हुआ है क्या। तो ये आप देख रहे हैं इसमें क्या है, डिस्क है पहली चीज, तस्तरी के आकार, और इसमें भुजाएं हैं, याद रखना। अभी एक आएगा लेंटिक्यूलर, उसमें भुजाएं नहीं होंगी, इसमें भुजाएं हैं। एक तो ये चक्राकार डिस्क, दूसरी क्या है, भुजाएं हैं, इनकी विशेषता है। और केंद्र में इनका क्या है, इनका केंद्र क्या है, घना है। बाहर की तरफ इसका मतलब क्या है, तारे विरल हैं, बीच में ज्यादा हमको आपको यहां पर संकेंद्रण। और इसमें क्या है, गैस और धूल की अधिकता है, नए तारों का निर्माण। इसका मतलब आकाशगंगाओं में ये ऐसी आकाशगंगाएं हैं जहां पर अभी तारों का निर्माण शुरू हुआ है। अभी का मतलब आज नहीं, कल नहीं। अगर हम आप ब्रह्मांड से तुलना करेंगे तो, किससे, अगर हम आप बिग बैंग से तुलना करेंगे तो। अब इसी का उदाहरण कौन है, मिल्की वे। और इसी से रिलेटेड एक और है एंड्रोमेडा। कौन है, एंड्रोमेडा। अब याद रखना, ऐसे प्रश्न भी आए हैं पूर्व में कि जैसे पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है, लेकिन ऐसे प्रश्न हमको आपको ध्यान में रख के चलने हैं। पहले पूछा जैसे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा, तो क्या ऐसा पूछ सकता है क्या कि सौरमंडल के सबसे नजदीक की आकाशगंगा। फैक्ट में
सिंपल सा परंपरागत वाले में, तो ये हमारी क्या है, सबसे नजदीक की आकाशगंगा है। एक पॉइंट यहां पर तो लिख लो, लिख लो, हमारी आकाशगंगा से सबसे नजदीक की आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। फिर उसके बाद आप देखो नेक्स्ट है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा, इलिप्टिकल। इसकी आकृति कैसी होगी? अंडाकार या गोलाकार। अब इसमें गैस और धूल बहुत कम है। अब ध्यान समझना, गैस और धूल कम है, इसका मतलब क्या रहेगा? अगर इस आकाशगंगा में गैस और धूल की कमी है तो इसका मतलब ज्यादातर गैस धूल एकत्रित होके, संकेंद्रित होके क्या बन चुकी है? नेबुला। और नेबुला के बाद क्या बनेंगी? तारे बनेंगे। इसका मतलब अगर इसकी और इसकी उम्र की बात करेंगे, आयु की बात करेंगे, तो पुरानी होंगी क्या? और ये क्या होंगी? नई होंगी क्या? क्लियर है? अब आप बताओ, दोनों में से बताओ, अगर आपको एक प्रश्न दे दिया कि ब्लैक होल मिलने की संभावनाएं हैं, ब्लैक होल मिलने की संभावनाएं हैं, आपको इनको चारों को ऑप्शन में दे दिया, तो सबसे ज्यादा कहां रहेंगी? कहां रहेंगी? दीर्घवृत्ति में। क्योंकि तारे या नेबुला पहले बनी, तारे पहले बने, तो तारे पहले खत्म होंगे। लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार पढ़ा गया था क्या? वो नेबुला से प्रोटो स्टार, फिर क्या है, एक मेन सीक्वेंस स्टार, जब तारा बन जाता है, फिर उसके बाद हमने रक्तदानों, ये सब देखा गया था क्या? आगे बढ़ते हुए उसमें सुपरनोवा इवेंट हुआ था, और उसके बाद हमने आपने चंद्रशेखर सीमा देखी थी, ये सारी चीजें। तो यहां पर हमको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर ये नहीं कि हमने आपने सेफ देख लिया, हमको आपको हो गया कि सेफ ही सब कुछ है, इसमें हमको पता है। अब आपको यहां पर प्रश्न कैसे आ सकते हैं कि इसमें कहीं ये लिखा है ब्लैक होल किसमें ज्यादा पाए जाएंगे? नहीं। अगर प्रश्न पूछा जाए ये क्या है, ये आयु में पुरानी है या आयु इसकी ज्यादा है, तो इसमें सारे इवेंट पहले हुए हैं, तो दुनिया में ज्यादातर हमको आपको जो ब्लैक होल मिलते हैं देखने को कहां मिलेंगे? इस आकाशगंगा में मिलेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि तारों का निर्माण सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, तो किसमें मिलेगा? सर्पिल में, स्पाइरल में। फिर उसके बाद आती है अनियमित, जिनका कोई शेप नहीं है, इरेगुलर है। इनकी विशेषताएं क्या है? कोई निश्चित आकार नहीं है। अच्छा, इसमें भी क्या है? गैस और धूल प्रचुर मात्रा में है। गैस और धूल क्या है? प्रचुर मात्रा में है। तो सिमिलर ये किसके हो गई? इसी के। ये भी क्या है? इनमें भी अभी तारों का निर्माण क्या है? चल रहा है। क्लियर है? ये मेन ये ध्यान रखना बस। अब आते हैं लास्ट में लेंटिकुलर, चौथे नंबर पे। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये सर्पिल और दीर्घवृत्तीय के बीच के रूप का है। आप ऐसे समझ लो ये तस्तरी नुमा है लेकिन भुजाएं नहीं है। लेंटिकुलर में आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है, कैसी है? तस्तरी नुमा है लेकिन क्या है? भुजाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं। गैस कम, तारों का निर्माण यहां पर क्या होगा? कम। तो आपको सबसे कम तारे कहां देखने को मिलेंगे? किस आकाशगंगा में देखने को मिलेंगे? किस तरह की? लेंटिकुलर में। कहां पर? लेंटिकुलर में। सबसे ज्यादा तारे कहां देखने को मिलेंगे? दीर्घवृत्तीय में। और सबसे ज्यादा नए तारों का जन्म कहां हो रहा होगा? सर्पिल और अनियमित में। इस तरह के प्रश्न हमसे आपसे पूछे जा सकते हैं अगर वो एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट से पूछेंगे तो। क्लियर है ये वाला पार्ट? क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो हमको आपको यहां पर एक वर्ड आया ब्रह्मांड, जो अभी पहले ही था, ब्रह्मांड वाला। अब अभी हमने आपने देखा कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। अब ब्रह्मांड के घटक के रूप में हम आप देख रहे हैं तारे। क्लियर है? तारों की विशेषता क्या है? तारों की विशेषता अगर आपसे पूछ लिया जाए, दो चीजें याद रखना, ऊर्जा और प्रकाश स्वतः उत्पन्न करते हैं। और इनकी ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। विखंडन या संलयन? संलयन है। गुड। हाइड्रोजन किस में बदल रही है? हीलियम में। हाइड्रोजन किस में बदल रही है? हीलियम में बदल रही है। ये लिखने की बात नहीं है, ये आप पढ़ चुके हो। अगर इसको लिख रहे हो तो समझ लो फिर हालात क्या है? बदतर स्थिति में। लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम आप सब क्लास में पढ़े हैं। हमको आपको केवल अब देखना है तारे जो हैं कि यहां पर एक एक चीज स्वयं प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। जैसे सूर्य है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, अल्फा सेंचुरी है, ये सब तारे हैं। क्लियर है? अब ये चीज हो गया तारे। अब एक चीज हमको आपको क्लियर हो गया है, तारे क्या हमारा सन जो है इसका परिवार भी है क्या? अब परिवार आया तो इसमें क्या है? ग्रह है। तारों के चारों तरफ जो बड़े पिंड चक्कर लगा रहे हैं क्या है? ग्रह हैं। फिर उनके चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं क्या है? उपग्रह हैं। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, कभी नहीं पूछा जाएगा कि तारे क्या हैं। ध्यान समझना, उपग्रह क्या है, ग्रह क्या है। वो पूछते थे 1995 के टाइम पे, 2005 तक ऐसे प्रश्न आए।
पूछेंगे यहीं से, लेकिन तरीका चेंज कर देंगे। कोई नया तारा हाल फिलहाल में खोजा गया हो, ध्यान समझना, कोई नया तारा हाल फिलहाल में खोजा गया हो। पहली चीज, अगर कहीं पर किसी तारे में सुपरनोवा इवेंट होने की संभावना व्यक्त कर रहे हो कि यहां पर यह हो सकता है, क्लियर। हमारे सौरमंडल या हमारी आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल से नजदीक का कोई ऐसा नेबुला या निहारिका का हिस्सा हो जो भविष्य में तारा बनने की स्थिति में हो, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सूर्य से साइज में बड़े छोटे तारे पूछे जा सकते हैं। चमक किसी में ज्यादा है, ये तो सबको पता है, सीरियस नाम का एक तारा है उसमें है, ये पूछा जा सकता है। अब इसमें ग्रह जो है ये क्या है, तारों के चारों तरफ स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ऊर्जा का भी स्रोत नहीं इनके पास अपना, तो प्रकाश कहां से आएगा, ये नहीं। आपसे पूछ सकते हैं IAU की कंडीशन, शर्तें। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो आकाशीय पिंड हैं या सौरमंडलीय पिंड हैं उनमें ग्रहों के लिए क्या शर्तें रखी हैं। 3 शर्तें मैंने बताई थी आपको, फिर से एक बार देख लो। आकार क्या रखा है, पहली चीज आकार विशाल होना चाहिए। किसी भी आकाशीय पिंड को अगर ग्रह की श्रेणी में रखा जाना है तो उन्होंने शर्त में पहली चीज आकार, सामान्य नहीं, छोटा नहीं, मध्यम नहीं, विशाल आकार होना चाहिए। दूसरी चीज गुरुत्वाकर्षण था क्या, गुरुत्वाकर्षण क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए। और वो इसी वजह से क्या होगा, फिर एक स्फेरिकल उसमें रहेगा क्या, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन जियोइड होता है उस शेप में, या गोलाकार हो जाएगा क्या, रहेगा। इतना भी नहीं, उन्होंने एक और चीज बोली थी, यूरेनस को जब बाहर किया, प्लूटो को जब बाहर किया, क्या बोला था, अपनी स्वतंत्र या अपना स्वतंत्र ऑर्बिट, मतलब ये जो मार्ग है, ये कोई ग्रह है तो इसी में चले, ऐसा नहीं कि चलते हुए इधर चला जाए और इधर चला जाए। ये क्या है, स्वतंत्र कक्षा है, ये स्वतंत्र कक्षा नहीं है, ऑर्बिट नहीं है। 3 चीजें रखना, साइज बहुत विशाल होना चाहिए, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए, और अपना इंडिपेंडेंट ऑर्बिट होना चाहिए जिसमें वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये 3 चीजें। अच्छा, ये कब किया गया, 2006 में। अच्छा, इसी के तहत किसको ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया था, किसको हटाया गया था, प्लूटो को हटाया गया था। क्लियर रहेगा, प्लूटो को हटाया गया था। और 2006 में, याद रखना, 2006 में वैज्ञानिकों ने एक नई श्रेणी बनाई थी। वैज्ञानिकों ने 2006 में एक नई श्रेणी बनाई थी। किसको हटाया था, प्लूटो को। अब प्लूटो को जब हटाया उन्होंने, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कहां रखा जाए इसको। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा रहे हैं तो कहां रखेंगे, तो उसी टाइम पे उन्होंने एक नई श्रेणी बनाई थी, बौने ग्रह। क्या बनाई थी, बौने ग्रह, या इसी को बोला गया था ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या बोला गया था, ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब आपको तुरंत समझ में आ गया, ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में प्लूटो जैसे बहुत सारे ग्रह आ सकते हैं, प्लूटो जैसे बहुत सारे आकाशीय पिंड आ सकते हैं। ग्रह बोलना सही नहीं रहेगा, प्लूटो जैसे कौन कौन आ सकता है इसमें, कुछ बौने ग्रह, कौन कौन से, तो आप कैसे प्री देने जा रहे हो फिर, दो तरह के हमको आपको आसमान में ग्रहों के उपग्रहों के बाद चर्चित पिंड मिलेंगे, एक क्षुद्र ग्रह, दूसरा बौने ग्रह। आज जाके कम से कम टॉप 10 चर्चित, टॉप 10 में नहीं तो कम से कम 5 सबसे चर्चित। एक तो सबसे बड़ा, क्या करोगे, सबसे बड़ा और चर्चित जो चर्चा में है, इनकी लिख लेना, लिख लो, साइड में लिख लो, ये आपका काम रहेगा, होमवर्क छोटा से है कि इसको जाके कर लेना। सौरमंडल के 5 प्रमुख, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो भी, 5 प्रमुख क्षुद्र ग्रह एवं बौने ग्रह, 5 प्रमुख क्षुद्र ग्रह एवं बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। अच्छा, आपसे यह भी पूछा जा सकता है, क्षुद्र ग्रह किस पेटी में पाए जाएंगे, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किस पेटी में पाए जाएंगे, किस में पाए जाएंगे, ये तो क्षुद्र ग्रह पेटी में ही पाए जाएंगे। कहां पर, क्षुद्र ग्रह पेटी में। क्लियर है ये। और ये बौने ग्रह जो हैं ये ज्यादातर कहां पाए जाएंगे, किस में पाए जाएंगे, कूपर पेटी में पाए जाएंगे। क्या, कूपर पेटी में। अगर इनके संगठन की बात करें तो ये ज्यादातर कैसे हैं, कैसे हैं, ये ठोस हैं, और ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, गैसीय हैं। इतनी चीजें ध्यान रखना बस, ये गैसीय हैं। देखो बेसिक चीजें, ये क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में कैसा है संगठन, ठोस है। कैसा है, ठोस है। ये कैसे हैं,
ये प्लूटो के बाद एक बेल्ट पाई जाती है, कूपर बेल्ट, जो सन से 50 एयू की दूरी पे है लगभग। कितने एयू की? 50। एक एयू बराबर पृथ्वी की दूरी सूर्य से। किससे? एक एयू बराबर पृथ्वी से सूर्य की जितनी दूरी, जिसको खगोलीय दूरी बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। राउंड फिगर मान लो 15 करोड़ किलोमीटर, कम ज्यादा होता रहता है उपसौर और अपसौर के कारण, आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा मान लो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये 50 एयू की बात। इसमें ज्यादातर जो ग्रह हैं गैसीय हैं। अच्छा, वो किससे बने हैं? ये आयरन से, निकेल से, मैग्नीशियम से, सिलिका से बने हैं। ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया से बने हैं। क्लियर है? इतना क्लियर रहेगा। तो ये भी हमको आपको देखने को मिल रहा है। उपग्रह, ग्रहों के चारों तरफ, ध्यान से समझना, ग्रहों के चारों तरफ जो चक्कर लगाने वाले पिंड हैं उनको क्या बोला जाता है? उपग्रह बोला जाता है। अच्छा, अब इसमें से हमको आपको यह भी देखना है कि हमारी जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, जिस पे मिशन भेजा गया अभी, आर्टेमिस सेकंड, क्या आर्टेमिस से प्रश्न आ सकता है? आ सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में अगर आप देखोगे तो मानव ने सबसे लंबी दूरी तय की अंतरिक्ष में। याद रखना, किलोमीटर के हिसाब से अंतरिक्ष में अभी तक की जो दूरी है, मानव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका? अपोलो 17 का। अपोलो 17 का ये सबसे लंबी दूरी है। चांद के या चंद्रमा के उस हिस्से की तरफ गए हैं जो हमारी पृथ्वी से या नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। और एक तरह से ये जो क्या है, फ्लाई बाय मिशन है। जैसे ये है, हमारे पास ये मोबाइल है और इस पे मोबाइल पे ना जाके इसके चारों तरफ घूमकर लौट आना है। इसका मतलब वहां से कुछ जानकारी एकत्रित करके आना है। इसका मतलब अगर आर्टेमिस थर्ड हो तो कहां पर भेजा जाए? चंद्रमा पे इंसान को लैंड कराया जाए, वहां पर पहुंचे। तो चंद्रमा से रिलेटेड सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पहली चीज, चंद्रमा से कितनी दूरी है, उपभू अपभू, ये सब चीजें देखे हैं। पेरिजी अपोजी, भाई चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के क्रम में एक टाइम ऐसा आता है नजदीक होता है, एक टाइम ऐसा आता है दूर होता है। ऐसे राउंड फिगर मान लो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। लेकिन अभी जो हमारे आर्टेमिस सेकंड से गए हैं 4 लाख के ऊपर चले गए। पृथ्वी से कितनी दूर चले गए? 4 लाख किलोमीटर दूर चले गए। इंसान मिशन तो हमारा आदित्य L1 या सोलर पार्कर मिशन या हमारे और भी मिशन है जो बहुत दूर जा चुके हैं, लेकिन वो कैसे मिशन है? वो मैन मिशन थे क्या? मानव युक्त थे क्या? नहीं, मानव रहित मिशन है वो। तो ये चीज हमको आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है जो हमको आपको साइंस टेक वाले या करंट वाले पार्ट में मिलेंगे, कृत्रिम उपग्रह। क्या मिलेंगे? कृत्रिम उपग्रह। कुछ नहीं करना है, कृत्रिम उपग्रहों का सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं। वर्ष 2025 में जब आपका प्री हुआ था और लगभग ये अप्रैल मान लो, पूरा मई, या आप 10 मई तक मान लो, 10 मई तक जब आपका प्री हुआ था, लगभग 10 मई तक या अप्रैल तक जितने भी उपग्रह छोड़े गए उसमें से जो प्रमुख थे, चर्चा में रहे, भारत ने, नासा ने छोड़ा। अभी अमेजन के जंगलों को ट्रैक करने के लिए उपग्रह छोड़ा गया, या और भी जो उपग्रह छोड़े गए उनकी कुछ नहीं करना है, लिस्ट बनाना है, देश का नाम, स्पेस एजेंसी का नाम और किस लिए छोड़ा गया है। क्लियर? किस लिए छोड़ा गया है? तो आप यहां पर तुरंत नोट कर लो एक चीज और, वर्ष 2025, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वर्ष 2025-26, आपको याद भी आ जाएगा यहां से प्री से लेके। क्या है? प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह, ये चीजें। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर क्रम एक A4 शीट में बनाना, बस ये सब A4 शीट में बना के रख लेना कि आपको जब टेस्ट देना हो या जब जाना हो रिवीजन करके जाना हो। क्रम, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, देश या यहां पर क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी, देश या अंतरिक्ष एजेंसी, और विशेषता। अब विशेषता का मतलब, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अगर अमेज़न के जंगलों को ट्रैक करने के लिए कोई उपग्रह छोड़ा है तो यहां पर ये अमेज़न के वर्षा वनों को क्या करेगा? उनकी निगरानी करेगा, वनाग्नि की निगरानी करेगा, डिफॉरेस्टेशन। समुद्र में अगर किसी चीज के लिए, चक्रवातों के लिए छोड़ा गया है या आपदा प्रबंधन के लिए है तो यहां पर नाम लिख लोगे। क्या ये सिंपल सा प्रश्न नहीं आ सकता है
कि 4 उपग्रह के नाम दे देंगे, 4 देश के नाम दे देंगे अंतरिक्ष एजेंसी के, या 4 उपग्रह के नाम दे देंगे कृत्रिम जो प्रक्षेपित किए गए हैं, और इधर विशेषताएं दे देंगे कि किस लिए छोड़ा गया है। और ऐसे प्रश्न मुझे लगता है जो सुमेलित कीजिए, ऐसा लगता है कि इसमें से 1-2 का उत्तर तो पक्का आता रहता है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं, सुमेलित कीजिए जो आता है प्रश्न जिसमें मिलान करना होता है, मैच द फॉलोइंग, इसमें से आप देखोगे ये सबसे आसान प्रश्न होते हैं करने के लिए, क्योंकि 1 या 2 का उत्तर आपको आता रहता है और बाकी को आप थोड़ा से क्या करते हो, अपनी रीजनिंग का सहारा लेते हुए, अपनी सूझबूझ का सहारा लेते हुए बाकी का उत्तर निकाल देते हो। तो ये काम कर लेना, ये साइंस टेक और करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा। हम आते हैं फिर से अपने इस पे टॉपिक पे। अब इसमें आप देखेंगे आगे, यहां पर हम आप देख रहे थे इतनी चीजें हो गई उपग्रह। अब सौर मंडल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ये सब मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी आप ट्रेडिशनल पढ़े हो क्लास में। इन सब चीजों पे हम आप नहीं जाएंगे, ये आपके नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कहां पर वायुमंडल पाया जाता है, ये सारी चीजें आपके पास हैं। हाल फिलहाल में कोई उपग्रह अगर खोजा गया है, चर्चा में है, तो उसका नाम देख लेना बस। और प्रेजेंट टाइम में जो आउटर प्लैनेट हैं, जो बाह्य ग्रह हैं, उनमें सबसे ज्यादा किसके पास उपग्रह है नासा के अनुसार, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन चल रहा है टॉप पे? अभी शनि चल रहा है क्या? शनि चल रहा है। पहले ऐसा था, सीक्वेंस इतना बढ़िया था, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे ज्यादा उपग्रह, दूसरा शनि, उसके पास उपग्रह, तीसरा यूरेनस, चौथा, ऐसे था। लेकिन अभी बीच में सीक्वेंस क्या हुआ, थोड़ा से दूसरे नंबर वाले टॉप पे आ गए, शनि के पास कुछ उपग्रह और खोजे गए। तो यहां पर इतनी चीजों को देखना है। अब क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का, इनको देखना है हमको, आपको। अब इसमें से ध्यान समझना है, क्षुद्र ग्रह जो हैं, इनमें से 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। ये क्या है, कहां पाए जाते हैं, हम आप ऑलरेडी जानते हैं। इनमें सबसे बड़ा कौन है? कौन है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह? नहीं, मंगल बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा कौन सा है? सेरेस है क्या? अरे सरस से याद कर लो, सरस के मिल्क का पैकेट से याद कर लो ना, सरस को क्या बना दो, सेरेस। तो अब वो नहीं, एक क्षुद्र ग्रह चर्चा में है, बेनू, काफी टाइम से, लिख लो बेनू। बेनू नाम का क्षुद्र ग्रह क्या है, काफी चर्चा में है, बेनू। और क्यों चर्चा में है, इस पे किसकी खोज चल रही है? पानी मिलने के संकेत, इस पे जल मिलने के संकेत बेनू। क्षुद्र ग्रह में मैंने बोल दिया आपको, सबसे पहले ये क्या है, ये जो इनर प्लैनेट हैं, आंतरिक ग्रह हैं, उन्हीं के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, उन्हीं से टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये भी उन्हीं पदार्थों से बने हैं या उन्हीं मटेरियल से बने हैं जिनसे हमारे आंतरिक ग्रह बने हैं, जिनसे हमारे बुध, पृथ्वी, शुक्र या मंगल बने हैं। आयरन, मैग्नीशियम, सिलिका, ये सब, निकेल, ये हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में सहायक हैं। पहली चीज क्लियर है, आंतरिक संरचना को जानने में सहायक हैं, सोलर सिस्टम की उम्र या घटनाओं को समझने में सहायक हैं। उसके साथ साथ इनमें से कुछ हैं जो कई बार क्या होता है, अपनी बेल्ट से निकल कर आते हैं, अपनी बेल्ट से निकल जाते हैं और निकल के क्या होते हैं, बाह्य अंतरिक्ष में आ जाते हैं। तो और ग्रहों पे तो जाते होंगे, मैं पृथ्वी की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। जब ये हमारे वायुमंडल में एंटर करते हैं, आकार में छोटे होते हैं, जल के नष्ट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, उल्का। ऊपर से 5वीं परत में जलना शुरू करते हैं, 4थी परत में बहुत तेजी से जलते हैं और तीसरी परत में आके पूरी तरीके से ये नष्ट हो जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, उल्का। याद रखना, मध्य मंडल में ही उल्का की धूल और राख पाई जाती है। कुछ आकार में, साइज में बड़े होते हैं, जो सारा जो ये इवेंट हो रहा है, सारी प्रक्रिया को करने के बाद पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होते, उनका अवशेष कहां गिर जाता है, पृथ्वी पर गिर जाता है, जिनको क्या बोलते हैं, उल्का पिंड। और ऐसा ही इवेंट याद करो, टुंगस का इवेंट हुआ था। क्या हुआ था, साइबेरिया में, और जिसकी याद में क्या मनाया जाता है, जिसकी याद में क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। क्या, कब, जिस दिन गिरा होगा उसी दिन अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस, लिख लो तुरंत। कब मनाया जाता है, जून महीने में ना, चलो कम से कम ये तो याद आ रहा है, टुंगस का इवेंट। अब उसके बाद आते हैं धूमकेतु पे, इन्हीं को याद रखना पुच्छल तारे भी बोलते हैं, टेल स्टार भी बोलते हैं। ये सौर मंडल में हमारे क्या हैं, सबसे सूर्य से सबसे दूरी पर हैं, पहली चीज।
अगर इनके कंपोजिशन की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, तो ये बर्फ, गैस और धूल से बने हैं। किससे बने हैं? बर्फ, गैस और धूल से बने हैं। वैसे भी समझ लेना आपको किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। सिंपल से कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अगर आप क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बाहर जाओगे, ध्यान समझना, किस बेल्ट से? क्षुद्र ग्रह बेल्ट से बाहर जाओगे, मतलब सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद कौन? शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह से जैसे ही पेटी से बाहर निकलोगे, किधर? बाह्य सौरमंडल की तरफ, आउटर सोलर सिस्टम की तरफ, जितने भी सौरमंडलीय पिंड मिलेंगे सब किससे बने होंगे? सब गैसीय अवस्था में होंगे, और सबके संगठन में गैस, धूल और बर्फ, तीन चीजें मिलेंगी। अब ये क्या है? इनका कोई निश्चित परिभ्रमण पथ नहीं है, जिसकी वजह से इनको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे धूमकेतु हैं जिनको कई बार ट्रैक किया गया और उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया, जैसे शूमेकर लेवी है, माके माके है, टेम्पल 1 है, टेम्पल 2 है। ये सब ऐसे मीटियोराइट्स, कॉमेट हैं, धूमकेतु हैं जिनको ट्रैक किया गया है, मॉनिटर किया गया है। अब आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा कौन सा धूमकेतु है जो नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में सूर्य के सबसे करीब आने वाला है। लिख लो, निकट भविष्य में, निकट भविष्य में, निकट भविष्य में सूर्य के सबसे करीब आने वाला धूमकेतु, नाम और वर्ष। किसी को पता है कौन सा है? नाम और वर्ष निकट भविष्य में आएगा। और अगर हाल फिलहाल में कोई देखा गया तो भी, फिलहाल तो मैं नोट में दे दूंगा आपको, लेकिन ये आपको आज जाके, जैसे क्लास करो तो जाके जब इसको पढ़ोगे ना, सिर्फ ये नहीं कि ये पेपर मिल गया इसको पढ़ लेना है, इसको अपडेट भी करना है अपने आधार पे। एक बार करना बस, बार बार की जरूरत नहीं है, इसी में लिख लेना कि आप इसको करके चले जाओ। एक तो ये हो गया। अब इसमें से जो प्रश्न पूछा जाएगा सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें, ध्यान समझना, इसमें पूंछ कब बनती है? इसमें पूंछ कब बनती है? और वो जो पूंछ होती है, टेल होती है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में क्यों होती है? पहली चीज, इसमें पूंछ क्यों बनती है और पूंछ विपरीत दिशा में क्यों होती है? बहुत सिंपल सा है। अगर मान लो ये सन है, ये हमारा सूर्य है, ये चीज, और अगर यहां पर कोई धूमकेतु इसके करीब आया, करीब का मतलब ये मत समझ लेना कि एकदम पास जाएगा, जैसे हम आप यहां पर हैं क्लास में, करोड़ किलोमीटर में रहेगा। मान लो यहां पर कोई भी धूमकेतु पहुंचा, ये पहुंचा इसके करीब, कुछ करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो सबसे पहले इस पे क्या होगा? तापमान का प्रभाव आएगा। क्या आएगा? तापमान का प्रभाव आएगा। अब हमको, आपको पता है किससे किससे बना है? धूल, गैस और किससे? बर्फ से। तो इसका जो केंद्र है, ये इसका जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको कोर या क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को क्रोड बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? कोर बोला जाएगा। इसके चारों तरफ बर्फ के पिघलने से जो बादल बनेंगे, चारों तरफ बर्फ के पिघलने से जो बादल बनेंगे, उसी को कोमा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोमा बोला जाएगा। बादल हैं ये, और ये कैसे हैं? अस्थायी हैं। क्या? अस्थायी हैं। ये जो बर्फ पिघल रही है उससे अस्थायी बादल है। और इसी में जब बर्फ पिघलेगी तो सोलर विंड होती है। क्या? सौर पवने। यहां पर क्या चल रहा है? सोलर विंड या सौर पवने। इनके प्रभाव से इसका एक हिस्सा इसके अपोजिट ऐसे चला जाएगा, इस दिशा में। इसी को टेल या पूंछ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसी को हम आप बोलेंगे टेल या पूंछ। ये इसका शेप बदल गया। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सौर मंडल में ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जो अपनी आकृति बदलता है? सौर मंडल में ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जो अपनी आकृति बदलता है? सूर्य के पास आएगा तो इसकी आकृति ये रहेगी, और सूर्य से दूर जाएगा तो कैसा रहेगा? ये सिंपल सा कुछ इस तरह से दिखेगा। ये धूल, गैस और बर्फ, दो चीजें हैं। दूर चला गया तो ये ऐसा है, पास आ गया तो ऐसा है, बस इनके नाम, इतनी चीजें। और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक ही चीज याद रखना, टेल। क्या होगा? इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगी? टेल। और क्यों मिलेगी? सोलर विंड के कारण। जैसे मैं खड़ा हूं, कोई फैन चला दे सामने से, या कोई भी तेजी से हवा आए, यहां पर पर्दा है, तो पर्दा क्या होगा? पीछे की ओर जाएगा, क्या आगे की ओर नहीं जाएगा। सेम वही चीज है। क्लियर है ये? तो धूमकेतु का भी क्लियर हुआ यहां से। फिर उसके बाद
इसमें से फिर उसके बाद हमको आपको उल्का और उल्का पिंड भी देख चुके हैं दोनों। क्या देख चुके हैं? उल्का और उल्का पिंड। अब एक चीज आपको परेशान करता है, मीटियोराइड, मीटियोर और मीटियोराइट। मीटियोराइड मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, ये यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा है पूर्व में। एक वर्ड है मीटियोराइड, मीटियोर, और मीटियो राइट। तीन चीजें हैं। संबंध सबका किससे है? और एक है एस्टोराइड, एस्टोराइड। जनक सबका एक ही है, कौन है? एस्टोराइड। जो पहले नंबर पे है, ध्यान समझना, ये जो फर्स्ट नंबर पे है एस्टोराइड, इसी को हम आप क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्लियर है? ये पहली चीज क्लियर है। एस्टोराइड मतलब क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं? प्रकृति में चट्टानी है, आयरन से, निकेल से, सिलिका से, मैग्नीशियम से बने हुए हैं, जैसे हमारे आंतरिक ग्रह हैं। अब अपनी बेल्ट से, ध्यान समझना, अब अपनी बेल्ट से, कौन सी बेल्ट? क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टोराइड बेल्ट, मंगल और बृहस्पति से अगर ये निकलकर बाह्य अंतरिक्ष में आ जाते हैं, कहां जाते हैं? बाह्य अंतरिक्ष में जब तक रहते हैं, जब तक इसमें कुछ नहीं होता है, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बाह्य अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह। जब क्षुद्र ग्रह अपनी बेल्ट से निकलकर आ जाएगा बाह्य अंतरिक्ष में, तो उसको क्या बोला जाएगा? मीटियोराइड। अब ध्यान समझना, मीटियोर, अब तो तीसरा आपको क्लियर हो जाएगा ऐसे ही। कहां? वायुमंडल में, वायुमंडल में, अब किसके वायुमंडल में? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल जाते हैं, जल जाते हैं। क्लियर? और अगर आकार में बड़े हैं तो आकार में बड़े क्षुद्र ग्रह पूर्ण रूप से नहीं जलते। आगे फिर क्या होगा? अवशेष कहां गिरता है? अवशेष पृथ्वी पर गिर जाता है। ये इतनी चीजें हैं, ध्यान रखना। यूपीएससी ने बहुत पहले प्रश्न पूछा था। एस्टेरॉयड क्लियर है? क्षुद्र ग्रह, मीटियोराइड क्लियर हो गया? क्षुद्र ग्रह अपनी बेल्ट से बाहर गया नहीं कि तुरंत क्या बोला जाने लगेगा? क्षुद्र ग्रह अपनी बेल्ट से बाहर चला गया, क्या बोला जाने लगेगा? मीटियोराइड। और जैसे ही हमारे वायुमंडल में प्रवेश करेगा, क्या बोला जाएगा इसको? क्या? मीटियोर। जलेगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, प्रवेश करने पे वो क्या है? जलेगा। एक मीटियोराइट, ध्यान समझना, एक मीटियोराइट मीटियोर भी होता है कुछ पल के लिए। एक मीटियोराइट कुछ पल के लिए मीटियोर भी होता है जब वो जलता है, पांचवी और चौथी लेयर में, जो सबसे ऊपर पाई जाती है। लेकिन सारे मीटियोर मीटियोराइट नहीं हो सकते। सारे मीटियोराइट मीटियोर हो सकते हैं क्योंकि वो जलकर नीचे गिरे हैं। और हमेशा याद रखना, बड़े वाले गिरेंगे, छोटे वाले जल के राख हो जाएंगे। तो सबका जनक एस्टेरॉयड। यहां से चारों क्लियर है। फिर उसके बाद हम आप ये वाला क्लियर हो गया। अब यहां पर एक और वर्ड है निहारिकाओं के बारे में, हम आप ऑलरेडी भी देख लिए हैं। निहारिकाएं पूछी जाए क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन है, इन्हीं को नेबुला या नेबुलाई बोला जाता है, निहारिका बोला जाता है। ये धूल गैस, धूल गैस और धुआं भी मान लो, लेकिन धूल गैस मेन है। धूल और गैस के धीमी गति से घूमते हुए बादल हैं ब्रह्मांड में या पार्टिकुलर किसी आकाशगंगा में। और धीरे धीरे इन्हीं के कोर में, इन्हीं के केंद्र में किसकी प्रक्रिया शुरू होती है? नाभिकीय संलयन की, जहां से जन्म होता है प्रोटोस्टार का। फिर बाद में जब नाभिकीय संलयन पूर्ण रूप में होने लगता है, तो वहीं से बनता है मेन सीक्वेंस स्टार, जैसे हमारा सूर्य। फिर वहीं से कहानी शुरू होती है, उसकी हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है। जो तारों का जीवन चक्र देखा था, जाके देख लेना, अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं। वाला आप डायग्राम देख लेना, सभी बच्चे आप ऑलरेडी पढ़े हो।
तो ये निहारिकाएं हो गई। अब इसमें से हम आप आगे की ओर चलते हैं तो हमको आपको यहां पर कुछ और चीजें हैं ब्रह्मांड से रिलेटेड, ब्लैक होल, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। एक है ब्लैक होल, एक है डार्क मैटर और एक है डार्क एनर्जी। अब ये वाला जो पार्ट है ब्लैक होल, ऑलरेडी पढ़े हैं क्या? याद करो, सूर्य से बड़े तारे, ब्रह्मांड में, आकार में, साइज में जो सूर्य से बड़े तारे हैं, पहली चीज, इसका मतलब सूर्य से पहले बने भी हैं वो। ब्लैक होल कोई है तो पहले ही बना है। जो सूर्य से आकार में बड़े तारे हैं, उन्होंने जब अपना जीवन चक्र शुरू किया, कहां से? नेबुला से। ध्यान समझना, नेबुला से शुरू किया, वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रोटोस्टार, फिर मेन सीक्वेंस स्टार, फिर उसके बाद वो क्या बनने, जब उनकी हाइड्रोजन खत्म होने लगी तो क्या बनने लगे? रक्त दानव, रेड जायंट। और एक टाइम के बाद फिर उनमें विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट, जिसको क्या बोला गया? क्या बोला गया? सुपरनोवा। क्या बोला गया? सुपरनोवा। अब सुपरनोवा के बाद जो सूर्य के बराबर या सूर्य से छोटे थे वो क्या बने? वो बने श्वेत वामन तारा। टूटने के बाद जो उसमें ऊर्जा खत्म हो गई, फिर वो क्या बने? काला वामन तारा। और बाद में क्या बन गए? जीवाश्म तारा। छोटे जीवाश्म तारे हमारे अभी तक कहां पर? ब्रह्मांड में देखने को नहीं मिलते हैं। इसका मतलब सूर्य के बराबर और सूर्य से छोटे तारे अभी बहुत कम हैं जो इस स्थिति में पहुंचे हैं। अब पहले पे आते, ये तो हो गया पहला, दूसरे पे आते हैं। जो सूर्य से बड़े तारे थे, जब उनमें विस्फोट हुआ तो सबसे पहले क्या बने? न्यूट्रॉन स्टार। उनमें सब चीजें विस्फोट के बाद बाहर चला गया, क्या घूमने लगा तेजी से? न्यूट्रॉन घूमने लगा तेजी से। और न्यूट्रॉन जब और तेजी से घूमने लगा था तो क्या बोला गया था? पल्सर स्टार। उसी से बाइक का नाम आया है, मैंने बताया था, पल्सर स्टार। ब्रह्मांड में तेज गति से घूमते हुए जो तारे हैं, किसके बाद? सुपरनोवा इवेंट के बाद, या न्यूट्रॉन जो तेजी से घूमने लगता है उसी को पल्सर बोला गया। और वही इतना तेजी से घूमने लगता है कि उसके केंद्र में एक ऐसा ग्रेविटी का पॉइंट एक्टिव होता है जहां से प्रकाश भी नहीं निकल पाता है, पास नहीं हो पाता है, उसको भी वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी को क्या बोला गया? ब्लैक होल। या इसी को श्याम बीवर भी बोला गया है। क्या बोला गया है? श्याम बीवर भी बोला गया है। अब ये ब्रह्मांड में वो खगोलीय पिंड जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है? इतनी अधिक होती है, प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल पाता है। मैंने बताया था आपको कि अगर आप रोड पे, हम आप चल रहे हैं, ऐसे समझना, इमेजिन करो, ऐसा हो नहीं सकता है कि रोड पे, सड़क पे एक ब्लैक होल है और कार से हम आप जा रहे हैं, लाइट कहां जानी चाहिए? सामने। लेकिन ब्लैक होल है तो लाइट कहां चली जाएगी? ब्लैक होल में। कार से लाइट ऑन करेंगे तो ब्लैक होल में चली जाएगी, सामने अंधेरा दिखाई देगा। ये चीज है। इसी के बारे में हम आप क्या है, सबसे ज्यादा अभी रिसर्च कर रहे हैं। और जितने ब्लैक होल हैं, ध्यान समझना, जितने ब्लैक होल हैं वो ये संकेत हैं कि ये पहले कोई तारा था। पहले क्या था? तारा था। दूसरा, ये सूर्य से बड़ा तारा था। तीसरा, ये सूर्य से उम्र में क्या है? ज्यादा है, उम्र में अधिक है। और किस तरह की आकाशगंगा में? किस तरह की? दीर्घवृत्तीय। किसमें? दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा में सबसे ज्यादा हमको आपको क्या मिलेंगे? ब्लैक होल मिलेंगे। फिर एक वर्ड आया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये अपने आप में आज भी रहस्य हैं, इनके बारे में बात चल रही है। डार्क मैटर क्या है? वह अदृश्य पदार्थ जो प्रकाश का ना तो उत्सर्जन करता है ना परावर्तन, फिर भी अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पहचाना जाता है। एकदम सिंपल भाषा में देखें, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अपने गुरुत्व से ब्रह्मांड की संरचना को नियंत्रित करता है। नाम में क्या है? डार्क। डार्क किसको इंगित कर रहा है? अदृश्यता को, दृश्यता को नहीं, जो दिखाई न दे। अंधेरा, अंधेरे में कुछ दिखाई देता है? नहीं। मैटर, दूसरा वर्ड क्या है? मैटर, पदार्थ है कुछ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, ये चीज है। अब इसके बारे में बहुत डिटेल में अगर किसी को पढ़ना है, एस्ट्रोफिजिक्स में जाना पड़ेगा, बहुत डिटेल में मत जाना। जो आपके सामान्य जानकारी के हिसाब से चीजें हैं, है क्या, बस इतना पता करना है। जिन पे भी रिसर्च चल रही है, रहस्य है, सिंपल सा पूछा जाएगा। डार्क एनर्जी, अब ये भी क्या है? एक ऐसी एनर्जी या डार्क ऊर्जा, कैसी? मिस्टेरियस बोल ही दिया है, अपने आप में रहस्यमय, जो पूरे अंतरिक्ष में समान रूप से फैली हुई और ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। क्लियर है? ये तेज कर रही है। अब अगर इनको देखोगे अपने ब्रह्मांड में, तो ज्यादातर जो चीजें हैं, अगर हम कंपोजिशन को देखेंगे ध्यान से, तो लगभग आप देखो यहां पर जो डार्क एनर्जी, इसका शेयर कितना है ब्रह्मांड में? मान लो 100% चीजें हैं, 68%, और डार्क मैटर कितना है? 27।
6827 कितना हो गया? कितना हो गया? बाकी बचे हुए में कितने में क्या क्या है? सारे तारे हैं, फिर उसके बाद आकाश गंगाएं हैं, ग्रह हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, गैस धूल, ये सारी चीजें हैं। हम आप 5% वाले पार्ट में, किसमें है? 5। हम आप ब्रह्मांड को ऐसे समझ लो, अगर ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो ब्रह्मांड अगर एक फुटबॉल है, ध्यान समझना, ब्रह्मांड अगर एक फुटबॉल है या वॉलीबॉल है तो एक सरसों का दाना होता है, एक पार्टिकल होता है, उतना भी नहीं जानते। बस ब्रह्मांड अगर एक फुटबॉल है, उससे तुलना करो एक सरसों के दाने से, एक दाने से हम ब्रह्मांड को भी उतना भी नहीं जानते। इसीलिए तो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में कोई नहीं है, ब्रह्मांड सुंदरी वर्ड आते हैं। हम आप अभी अपने सौर मंडल को ही सही से नहीं जानते। अभी पृथ्वी पे ही बहुत सारे रहस्य क्या हैं, सुलझे नहीं है। तो यहां पर यह चीज याद रखना, यह पूछा जा सकता है, ये वाला पार्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम आप आगे की ओर चलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, भूकेंद्रिक और सूर्य केंद्रित, ये दोनों चीजें क्लियर हैं। अब यहां पर आएगा वर्ड सिंगुलैरिटी, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो सभी लोग, सिंगुलैरिटी को हाईलाइट करो सभी लोग। सिंगुलैरिटी, वर्ड सिंगुलैरिटी है, जो आपको ये प्रिंट आउट मिला है उसमें सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विचित्रता। तुरंत लिखो उसके सामने, विचित्रता। सिंगुलैरिटी को बोलते हैं विचित्रता। है क्या? क्या इस पे यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है? क्या प्रीवियस ईयर प्रश्न आ चुका है? ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आगे देखेंगे। हमने आपको याद करो पढ़ाया था जब बिग बैंग, क्या पढ़ाया था? बिग बैंग। और आपको बताया था कि एक ऐसा कण हमको आपको देखने को मिलेगा जिसका साइज जो था, क्या था? बिल्कुल सूक्ष्म था, अति सूक्ष्म। पहली चीज साइज हमने आपने देखा था, बहुत ही सूक्ष्म था। दूसरी चीज उसका घनत्व देखा था, अनंत था। और तीसरी चीज तापमान अनंत था। और वहां पर कौन से नियम नहीं काम करेंगे? भौतिकी के कोई नियम काम नहीं करेंगे। उसी चीज को क्या बोला गया था? सिंगुलैरिटी से। अगर फिर से हम इसको बोलें कि अगर इसको मान लो कि एक पीनट के बराबर है, एक मटर के दाने के बराबर है, इसी में बैंग से, इसी में विस्फोट से किसकी शुरुआत हुई? ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई थी? ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। तो ये सिंगुलैरिटी हमको आपको ध्यान में रखना है, इस पे भी रिसर्च चल रही है। जो तापमान और घनत्व इसका अनंत था, साइज इतना छोटा था, क्या वो? जैसे ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसी चीज हो, छोटा सा आपके हाथ में कोई होते नहीं, कार्ट्रिज आते हैं, राइफल की गोली आती है, या कोई ऐसा बारूद आता है, थोड़ा सा रहता है, विस्फोट कर देता है। सेम वही चीज है। तो बाकी चीजों के बारे में तो पता है, इसके बारे में और डीप में रिसर्च चल रही है कि एक्चुअल में बना कैसे था। मेन चीज है बना कैसे था। बना होगा ना, अचानक से तो ऐसे नहीं कि कोई जादू से आ गया। ये कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, क्या इससे पहले भी कुछ था? ब्रह्मांड की खोज ही नहीं, ब्रह्मांड से पहले क्या था? इंसानियत देख रहा है, क्या पैरेलल यूनिवर्स तो नहीं है? ये सारी चीजें हैं, लेकिन इतना डीप में हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। टर्म हमको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसा पूछा है। फिर सिंगुलैरिटी के बाद हमको आपको एक वर्ड आएगा, इवेंट होराइजन। इसमें ना रहेगा, ना जोड़ दो आप सभी लोग, इवेंट होराइजन, सभी लोग इसमें ना ऐड कर दो, इवेंट होराइजन। और इसका सीधे सीधे संबंध किससे है? ब्लैक होल से। आपसे कभी पूछ लिया जाए ना, इवेंट होराइजन का संबंध किससे है? ब्लैक होल से। क्या है? ब्लैक होल के साथ इसका संबंध है। अगर हम देखें तो क्या है? ये ब्लैक होल के चारों तरफ की वह अदृश्य सीमा है जिसके पार जाने वाली कोई भी वस्तु वापस नहीं आती है। एक चीज ऐसे समझो, मान लो कि मैं कहूं ये ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल है, और ये उसकी क्या है? एक सीमा है। ये तो हमको आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक ऐसी सीमा जो उसके चारों ओर है वो दिखाई नहीं देती, अदृश्य है, उसके पार जाने पे कोई चीज वापस नहीं आती है। ये चीज है इवेंट होराइजन। इस पे भी रिसर्च चल रही है। फिर देखोगे आप कॉस्मिक इन्फ्लेशन। क्या है? कॉस्मिक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इनफ्लेम से आया है क्या? फ्लेम का मतलब क्या होता है? लपटें। फ्लेम का मतलब क्या होता है? आग की लपटें। यहां से देखो, कॉस्मिक मतलब किससे? ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से वर्ड आया है कॉस्मिक।
इन्फ्लेशन, ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बहुत कम समय के लिए हुआ अत्यधिक तीव्र विस्तार, अचानक से विस्तार जो हुआ था। अब यहां पर एक चीज है, यहां पर अगर आप देखोगे 10⁻⁻36, ये अपने आप में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा, हम आप पलक झपकते हैं, सेकंड से भी कम समय लगता है क्या? आप समय की वो सूक्ष्म इकाई जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, नैनो माइक्रो सेकंड नहीं, आप पलक झपकते हैं, उस पलक झपकने में जितना टाइम लगा उसका लगभग अरबवां भाग। मैंने आपको ऐसे बताया प्रैक्टिकल, हम आप पलक झपकते हैं। अब सोचो समय कितना सूक्ष्म हो सकता है। हम आप सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, मिनट की बात नहीं कर रहे हैं, पलक झपके, पलक झपकने में सेकंड भी नहीं लगता है, और उसका लगभग अरबवां भाग। उसमें क्या हुआ था, ये घटना घटित हुई थी, अचानक से विस्फोट होने के बाद विस्तार हुआ। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, विस्फोट हो अचानक से ऐसे हो जाए, लेकिन आपने तो इसको देख लिया, हमारे हाथ को यहां से यहां जाते हुए देख लिया। ऐसा हो कि वो दिखाई न दे और विस्तार हो जाए, इतना तेज। यहां समय की बात, मतलब समय इतना कम लगा था। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में ये क्या है, फिर -32 तक चला। फिर उसके बाद आकार इसका कितना बढ़ गया, 10, यहां माइनस नहीं है, 26 है पावर उसकी, इतना गुना अचानक से बढ़ जाता है। अचानक से आकार में वृद्धि होगी, यह है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। सिंपल सा आपको कॉस्मिक इन्फ्लेशन याद करना है। आपको एक वर्ड अपने कॉस्मिक इन्फ्लेशन के सामने लिख लो, बिग बैंग के बाद, बिग बैंग घटना के तुरंत बाद, बिग बैंग घटना के तुरंत बाद, बिग बैंग घटना के तुरंत बाद ब्रह्मांड का अति सूक्ष्म समय में तीव्र विस्तार, अति सूक्ष्म समय में तीव्र विस्तार। क्लियर है? बहुत सिंपल सी एक लाइन में समझ गए। अब देखो प्रश्न आता है, ध्यान समझना। 2017 यूपीएससी प्रश्न पूछता है 2017 में, कितने साल पहले, लगभग 8 साल पहले। प्रश्न देखो, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखे जाते हैं? देखो कुछ नहीं किया, इतना सिंपल सा प्रश्न तो कोई भी गलत नहीं कर सकता था उस टाइम पे, अगर जो न्यूज़पेपर पढ़ता है। क्या पूछ रहा है? इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी और स्टैंडर्ड मॉडल। अगर आप कहीं पर भी आर्काइव मिले, वर्ष 2016-17 का अगर न्यूज़पेपर आपको मिले, कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण का भी, आप अगर उसका डिजिटल वो मिले, आप केवल देखना, ये शब्द खूब चर्चा में रहते थे, अभी भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। स्पेस से कभी कभी रिलेटेड एक पेज आता है उसमें, तो ये इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, ये सब जो चर्चा में रहे, देखो कितना बढ़िया, ये 3-4 शब्द दे दिया, न्यूज में रहने वाले शब्द उठाया दे दिया। ये नहीं पूछ रहा है क्या है, फिर किस संदर्भ में देखे जाते हैं। ऑप्शन देखो कितना बढ़िया, ब्रह्मांड का अवलोकन और उसकी समझ, पहला। फिर है सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों को स्थापित करना, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति के बारे में, उसी से रिलेटेड। और बताओ क्या होगा आपका उत्तर, क्या होगा? अभी हम आप ब्रह्मांड से रिलेटेड तथ्य देखते आ रहे हैं, और ये हम आप देख रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं, जो इवेंट हैं, या जो भी ये चीजें हैं, इनका कहीं ना कहीं हम आप प्रयोग किस में कर रहे हैं? ब्रह्मांड को जानने में, समझने में, उसका विस्तार, उसकी उत्पत्ति, उसका आकार, उसके जो संगठक हैं, घटक हैं, उसको समझने में। तो इसमें उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए उत्तर होगा। यहां पर क्लियर रहेगा, ये ए उत्तर होगा। फिर उसके बाद हम आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको फिर से कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं। देखो स्टैंडर्ड मॉडल, एक टर्म देखने को मिल रहा है जो इसी में आया था। क्या है? स्टैंडर्ड मॉडल। क्या है? सिंपल सा यहां पर समझना, ये क्या है? एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो सबसे ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत कण और उनके बीच कार्य करने वाले बलों की व्याख्या करता है। या सीधे सीधे आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हो, पदार्थों की क्या है? ये वर्णमाला है। क्या है? पदार्थों की वर्णमाला है, जो बताती है कि ब्रह्मांड किन पदार्थों से बना है। अब इसमें प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? क्वार्क और लेप्टॉन। क्या है? क्वार्क और लेप्टॉन। ये बहुत डीप में चले जाओगे, एस्ट्रोफिजिक्स में चले जाओगे। अब इसमें भी क्वार्क कई प्रकार के हैं, लेप्टॉन भी कई प्रकार के हैं। उतना नहीं, आपको केवल ये दे सकते हैं ना कि क्वार्क और लेप्टॉन का संबंध किससे है।
दे सकते हैं कि नहीं? किससे है? स्टैंडर्ड मॉडल से है। और स्टैंडर्ड मॉडल का संबंध किससे है? ब्रह्मांड के अवलोकन से है। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो हिग्स बोसान, इसी को गॉड पार्टिकल बोला जाता है क्या? बोला जाता है क्या? ये क्या है? हिग्स बोसान। यह ब्रह्मांड का वह अदृश्य आधार है। ध्यान समझना, हिग्स बोसान क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क को द्रव्यमान यानी वजन देता है। क्या देता है? द्रव्यमान यानी वजन देता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, तब समझ में आएगा। एक हॉल है, समझना, ब्रह्मांड के बारे में इसी चीज को अप्लाई कर लेना। एक हॉल है, उसमें 200-250-300 लोग बैठे हुए हैं, पूरा भरा है। उसमें एक सामान्य व्यक्ति गेट खोलता है, एंटर करता है और चलते हुए जाके बैठ जाता है। पहली चीज क्लियर। दूसरा शख्स आएगा, वो विशेष है, गेट खोलता है, कोई प्रोफेसर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई राजनेता है, कोई खिलाड़ी है, कोई हीरो हीरोइन है। लोग सबसे पहले उठेंगे सेल्फी लेने के लिए। सर 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 पहचाना मुझे। समझ रहे हो कि नहीं? अटेंशन किसको देने लगे? उसको। क्या वो अपनी जगह तक आसानी से जा पाएगा? क्या वो अपनी जगह पर आसानी से जा पाएगा? नहीं। उसको जो निष्क्रिय लोग थे क्या कर दिए? सक्रिय होके क्या कर दिए? उसको क्या किए? रोक दिए एक तरह से, या उसकी गति को क्या कर दिए? कम कर दिए। दूसरा वाला चला गया, सामान्य आया वो चला गया। लेकिन कोई राजनेता, कोई सेलिब्रिटी, कोई एथलीट कोई आया, ये सामान्य सी बात है। कभी भी आपने देखा होगा, कई बार ये रील वायरल होती रहती है कि कोई फोटो खींचने के लिए जा रहा है तो कई बार लोग धक्का दे देते हैं, उनके सिक्योरिटी वाले धक्का देते हैं। एयरपोर्ट पे देख लो आप ये चीज। तो इसमें अब देखो क्या है, ये चीज, पहली चीज क्लियर हो गई। अब देखो यहां से अदृश्य क्षेत्र। अदृश्य क्षेत्र का मतलब ये क्या है? पूरे ब्रह्मांड में अदृश्य ऊर्जा फैली हुई, जिसे हिग्स फील्ड कहते हैं, या किसी चिपचिपे माध्यम जैसे शहद या पानी की तरह काम करती है। जो आप लोग हो अदृश्य ऊर्जा की तरह। उस सामान्य व्यक्ति के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं किया। फिर देखो वजन का मिलना। जब ब्रह्मांड के मूल कण इस छेद से गुजरते हैं तो इसमें क्या होते हैं? फंसते हैं या इसके साथ घर्षण करते हैं। इससे उन कणों में क्या होता है? वजन आ जाता है द्रव्यमान। पहला शख्स आया तो आप लोग बैठे थे, उठे नहीं। आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाई। आप उसके लिए क्या थे? अदृश्य थे। उसको दिखाई दे रहे थे। मैं समझने की बात कर रहा हूं। उसको अटेंशन देने के लिए आप क्या थे? आप। लेकिन दूसरा शख्स आया, आप बढ़े आगे, किसी ने रोका, वो चल रहा था, रुक गया, फंसना हुआ या घर्षण। कई बार लोग क्या है, सर एक सेल्फी, घर्षण, क्या हुआ? सीधे सीधे वजन आ गया। द्रव्यमान को देना, हिग्स बोसान ये है। इसी को क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। लिख लो, इसी को गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी को गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर से देखो, इनको सबको समझना है। सब पे पीवाईक्यू आ चुके हैं। मैंने बोला लगभग 20 पीवाईक्यू आपको लास्ट में मैं करा दूंगा, और उनसे रिलेटेड क्या क्या चीजें। अभी एक तो यही करा दिया, और अब देखो क्या है? ग्रेविटेशनल वेव्स। ये भी हमको आपको देखने को मिलेगी। ये क्या है? ब्रह्मांड में अदृश्य लेकिन शक्तिशाली लहरें। सबसे पहले इसके बारे में किसने बात की थी? किसने बात की थी? याद रखना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल। अब क्योंकि बहुत बड़े शख्स से इसका नाम जुड़ रहा है। किससे? आइंस्टीन से। किससे जुड़ रहा है? आइंस्टीन से। और कहां पर दिया था इन्होंने? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। इसके बारे में एक तरह से भविष्यवाणी कर दी थी। फिर उसके बाद देखोगे आप, ये तरंगे ब्रह्मांड के सबसे हिंसक और ऊर्जावान घटनाएं उत्पन्न करती हैं। ये कब होती हैं, कब उत्सर्जित होती हैं, इसे समझो। गुरुत्वाकर्षण तरंगे। सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया? आइंस्टीन ने। किस थ्योरी में? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। कई बार आप देखते हो बहुत जो इंपॉर्टेंट दुनिया के सिद्धांत हैं, कोई बहुत प्रमुख किताब है, उसमें कोई बात लिखी होती है, उसको कोट किया गया रहता है, उसका अंश निकाल के बोल देते हैं कि ये किस किताब का अंश है, किस सिद्धांत का अंश है, या किस विद्वान का मत है। ऐसा होता है क्या? नई किताबें पब्लिश होती है, जैसे एस जयशंकर कोई बुक लिख दें तो 3-4 किताबों का नाम आता है, या किताब का नाम दे दिया। या ऐसे ही हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ,
वो पुस्तक है, 4 पुस्तक दे देंगे। तो यहां पर आप देखो कब कब, जब दो ब्लैक होल आपस में टकराएं या उनका विलय, कब होगा ये, कब उत्पन्न होगी, ध्यान समझना। ग्रेविटेशनल वेव, जब दो ब्लैक होल आपस में क्या हो जाए, टकराएं या उनका विलय हो। न्यूट्रॉन तारों का एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगाना, वही न्यूट्रॉन जो तेजी से घूम रहे थे और आने वाले टाइम में क्या बन सकते हैं, ब्लैक होल ही तो बनेंगे। और सुपरनोवा, तारों का क्या होगा, विस्फोट। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय हुई जो निकली हुई वेव्स थी, ये 3-4 तरह से ये उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद हम आप आगे की ओर चलेंगे तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMB, इसका भी संबंध सीधे सीधे किससे है, बिग बैंग से। CMB, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, सीधे सीधे इसके बारे में एक चीज लिख लो आप लोग, ब्रैकेट में लिख लो, अवशिष्ट विकिरण। एक वर्ड लिखो सभी लोग, अवशिष्ट विकिरण। इसके लिए एक शब्द सभी लोग लिख लो, अवशिष्ट विकिरण। अवशिष्ट विकिरण, अवशिष्ट तो समझ गए, हजारों लाखों नहीं अरबों साल पहले, ध्यान समझना, अरबों साल पहले बिग बैंग की घटना के बाद या बिग बैंग घटना के समय जो होने वाला विकिरण था उसका बचा हुआ अंश। यहां पर इसे प्राचीन भी लिख सकते हैं, यहां पर आप पहलियों तो लिख ही सकते हैं, सबसे प्राचीनतम लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने बोला सबसे अच्छा वर्ड क्या होगा, अवशिष्ट। क्या है, अपशिष्ट मत कर देना, अवशिष्ट, बचा हुआ, रिमेनिंग, जब विकिरण हुआ था उसका बचा हुआ पार्ट क्या है, ये CMB है। और लगभग ये कब, 3,80,000 साल बाद उत्सर्जित हुआ था। कब, बिग बैंग के लगभग, बिग बैंग की घटना होगी, बिग बैंग की घटना में 3,80,000 साल, महीने के बराबर है क्या, बिलियन में है 13.7, बहुत कम समय है। तो जो अभी भी सूक्ष्म तरंगों के रूप में हमारे चारों ओर मौजूद है। ऐसे समझना, जब बिग बैंग की घटना हुई उसके 3,80,000 साल बाद जो विकिरण निकला था उसका जो अंश बचा हुआ है वही क्या है, CMB है। क्या है, CMB है। और इसी को सामान्य भाषा में हम आप क्या बोल सकते हैं, अवशिष्ट विकिरण। फिर है बिग क्रंच। क्या है, बिग क्रंच। बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों में कैसा अंतर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है क्या, दोनों एक दूसरे के विलोम है। बिग बैंग के बाद क्या हुआ, बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति, और बिग क्रंच एक तरह से क्या है, एक भविष्य की संकल्पना है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, सिमट जाएगा, क्रंच हो जाएगा, ये चीज है। तो ये है, इसमें क्या है, ब्रह्मांड के अंत की काल्पनिक वैज्ञानिक सिद्धांत की एक कहानी है ये बिग क्रंच। इसके बारे में वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो चीजें बनी हैं वो फिर से क्या हो, वो एक जगह सिमट कर खत्म हो जाए। क्लियर है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में रह रही है, ब्रह्मांड का सतत विस्तार। ये आप NCERT में भी देखेंगे हैं, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, ये चीज है। अब इसके बारे में आप देखोगे तो जो ब्रह्मांड का सतत विस्तार हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया। हब्बल का भी नाम सुनेंगे, गुब्बारे वाली कहानी बताई थी आपको, वो गुब्बारे पे डॉट लगा देते हैं, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ये सारी चीजें। वैज्ञानिकों का एक वर्ग है और जिसमें से जो एस्ट्रोफिजिक्स या कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि आज भी हमारे ब्रह्मांड का क्या है, विस्तार हो रहा है। बिग बैंग की घटना के बाद विस्तार बहुत तेजी से हुआ, तभी हमने आपने देखा उस समय की बात। अभी भी विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ रही है। क्या हो रहा है, आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ने, उनका मत है ये। और उसके लिए तरह तरह की चीजों को बताते हैं कि ये इस चीज से हम प्रूव कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, यह विस्तार जो है अगर आप देखोगे तो ये गुब्बारे वाले से है। गुब्बारे पे क्या करो, एक जिसमें हवा नहीं भरी है उसमें डॉट लगा दो, और जब उसमें हवा भरोगे तो क्या होंगे, वो दूर होते जाते हैं क्या, हवा भरने के कारण। क्या उनका आकार भी बड़ा होता है क्या, और आकार फटने भी लगता है, तो उससे इन्होंने बताया था। लेकिन ये गुब्बारे वाली कहानी उतनी सटीक नहीं थी। हब्बल। आगे चलते हैं, क्या है अब इसके प्रमाण क्या क्या है, ध्यान समझना। इसके प्रमाण के बारे में क्या क्या चीजें हैं उसको देखना है। ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित जो प्रमुख प्रमाण है, ये भी PYQ है, याद रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है PYQ।
पहली चीज यहां पर हमको आपको ध्यान में रखना है, रेड शिफ्ट। क्या है? रेड शिफ्ट। जब कोई आकाशगंगा हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी की तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, पहली चीज। या लाल रंग की ओर शिफ्ट हो जाती है, इसे ही क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। अब आपसे हमसे पूछा जा सकता है रेड शिफ्ट का संबंध किससे है? 3-4 घटनाएं दे दी जाएं तो ब्रह्मांड के विस्तार से, उत्पत्ति से नहीं, किससे है? ब्रह्मांड के विस्तार से। रेड शिफ्ट का संबंध कैसे है? और इसी या आप देखोगे निष्कर्ष, जितनी दूर आकाशगंगा उतनी तेजी से दूरी जा रही है। इसे ही क्या कहते हैं? हब्बल का नियम। हब्बल ने गुब्बारे से भी बताया था, लेकिन ये रेड शिफ्ट की घटना आपको याद रखना है। फिर दूसरी चीज क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, जो अभी आपने देखा, अभी देख के आ रहे हैं इसके बारे में, प्राचीनतम प्रकाश या विकिरण, इसके बारे में ऑलरेडी देख के आ रहे हैं। और ये बिग बैंग की कितना 3.8 या 3,80,000 वर्ष बाद हुआ था। ये ब्रह्मांड पहले बहुत गर्म और घना था और फिर फैलते हुए ठंडा हुआ, धीरे धीरे क्या हो रहा है? इसका विस्तार हो रहा है। तो पहला रेड शिफ्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? कॉस्मिक या सीएमबी या अवशिष्ट विकिरण। फिर उसके बाद है बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस। सिंपल सा समझ लो, जो हल्के तत्व हैं ब्रह्मांड में, कौन से हैं? हल्के तत्व हैं, उनमें वृद्धि हो रही है। अब हल्के तत्व कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम में वृद्धि का होना। सिंपल सा इसे समझ लो, इसका मतलब यह है कि जो हल्के तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम में वृद्धि होना, और वो फैलते जा रहे हैं। यह है न्यूक्लियोसिंथेसिस। तो इतनी चीजें हमने आपने देखी आज। अब हम आप कल मिलेंगे तो इसके आगे के जितने भी कुछ और टर्म हैं उनको बता देंगे, और वहीं पर आपको सारे पीवाईक्यू और कुछ एमसीक्यू भी करा देंगे। क्या करा देंगे? पीवाईक्यू और एमसीक्यू कैसे करा देंगे? करंट से थोड़ा से जोड़ते हुए। कुछ ट्रेडिशनल परंपरागत एमसीक्यू कर लेंगे, और कुछ कैसे कर लेंगे? कुछ करंट वाले टॉपिक जो हैं, जो एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान से मैच करते हैं, उनको कर लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा अपने पास कि हमको एक ग्लिम्पसेस मिल जाएगा इस टॉपिक के बारे में, जहां से लंबे समय से कोई प्रश्न नहीं आया। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि कभी भी यह सोच के नहीं चलना है कि यहां से प्रश्न नहीं आएगा। यहां के प्रश्नों का आने का मतलब यह है ना कि आने की संभावना कम है, पढ़ा आपने कम है, लेकिन नंबर लेने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इतनी सामान्य चीजें पूछेंगे ना, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। अभी आपने देखा 4 टर्म पूछा, बोला किससे संबंधित है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो मतलब लगभग 6-7 साल पहले की बात है। तो उन्होंने ऐसे सिंपल सा आपको एक दिया और पूछ लिया। तो यहां पर मैंने बोला इसमें कम पढ़ के अपने बुद्धि विवेक से नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं। और अगर प्रश्न आया तो दूसरा वाला पार्ट जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, आज आप कर लेना, जितने लोग आज हो क्लास में। कल क्लास के बाद मुझे दिखाना A4 शीट में कि जितने भी सौर मंडलीय पिंड हैं या आकाशीय पिंड हैं, उनके लिए जो थीमेटिक मिशन किए गए हैं, पार्टिकुलर, पूरा डिटेल में नहीं, नाम लिखना, देश और क्यों किया गया है, क्या प्रमुख रहा है, क्या प्रमुख रहा है, ऐसे करके लिस्ट बना लेना। और अभी रिसेंट में मैंने बोला जितने उपग्रह 2025-26 में प्रक्षेपित किए गए हैं, उनकी जो मैंने आपको क्रम का बोला, ये भी बना लेना। तो ये 2-3 चीजें इससे लिंक करेंगी। बाकी कल मिलेंगे तो इससे आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।